नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल KSP पर। दोस्तों अपने अभी जो कक्षा 8 के 2 अध्याय छोड़े थे, जो सूचना प्रौद्योगिकी और कृषि प्रबंधन, उसी में से अपने अभी सूचना प्रौद्योगिकी पढ़ेंगे और ये कक्षा 8 का अध्याय 13 है। दोस्तों इस अध्याय में अपने पढ़ेंगे सूचना प्रौद्योगिकी का परिचय, सूचना के प्रमुख साधन, कृत्रिम उपग्रह और संचार, कंप्यूटर, इंटरनेट, साइबर सुरक्षा, क्या और क्यों। तो आप समझ गए होंगे कि इसको अपने लास्ट में क्यों उठाया है, क्योंकि ये जो इसमें टॉपिक है ये अन्य अध्यायों में अपने आए हैं, इसीलिए मैंने इसको लास्ट में लिया है। क्योंकि पहले अपने वो अध्याय अलग अलग जो बुक कक्षा 6 और 7 है और इसी अध्याय जो कक्षा 8 में जो टॉपिक थे उनको कवर करके फिर इसको मैंने लास्ट में लिया है। और इसके साथ ही बता दूं कि दोस्तों जो ये अपनी कक्षा 8 है ये समापन पे है और जितने टॉपिक मैंने आपको पढ़ाए हैं उनकी DTS मैंने स्टार्ट कर रखी है, चाहे वो मनोविज्ञान की हो चाहे अन्य सब्जेक्ट की हो। तो उस DTS को आप ज्वाइन कीजिएगा, यानी डेली टेस्ट सीरीज में अपने जो सिलेबस जितना किया है उससे क्वेश्चन अपने आपको करवा रहे हैं और उस DTS को आप इसी चैनल पर मिल जाएगी आपको, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी शामिल हो सके और आप अपना मूल्यांकन कर सको। देखिए दोस्तों अपने अध्याय स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले देखिए सूचना प्रौद्योगिकी का परिचय पढ़ते हैं। अगली शताब्दी शब्दों किताबों के बिना आँखों, कानों और मन के भीतर अंतर्द्वंद्वों की शताब्दी होगी, जब आदमी अपने को अपने मन से नहीं किसी पर्दे की स्क्रीन से पढ़ेगा। चिंतक शरारतक ने ये कल्पनाशील शब्द इस शताब्दी में होने वाले बदलाव को देखकर कहे होंगे। हमारे आसपास के राज्य या देश विदेश में होने वाली घटनाओं की जानकारी हमें किस प्रकार मिलती है। इन घटनाओं की जानकारी प्राप्त करने के क्या साधन हैं? क्या हमें सुदूर स्थानों पर होने वाली घटनाओं की जानकारी शीघ्रता से हो जाती है या इनमें काफ़ी समय लगता है? क्या सैकड़ों वर्ष पूर्व भी घटनाओं की जानकारी इतनी ही शीघ्रता से प्राप्त हो जाया करती थी? आइए इन प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। उससे पहले देखिए दोस्तों ये भी जानिए आप, ये चित्र देखिए साथ में कि दुनिया की जो जानकारी है ये मुट्ठी में सूचना प्रौद्योगिकी को दर्शा रही है। देखिए क्या आप जानते हैं कि सैकड़ों वर्ष पूर्व संचार के किन साधनों का उपयोग किया जाता था? अपना संदेश भेजने में कितना समय लगता था और कितनी समस्याएं आती थी? आइए जानने का प्रयास करते हैं। पुराने ज़माने में राजकीय संदेशों का प्रचार बिगुल व ढोल बजाकर किया जाता था। अनेक राजा महाराजा गुप्त संदेशों को भेजने के लिए कबूतरों, घुड़सवारों को उपयोग में लेते थे। सैकड़ों वर्ष पूर्व मध्य यूरोप में मशाल, टेलीग्राफ द्वारा भी संदेश भेजे जाते थे। हमारे देश में डाक व्यवस्था द्वारा संदेश भेजने का क्रम 1837 में प्रारंभ किया गया। टेलीग्राफ के पश्चात सूचना के संचरण के लिए टेलीप्रिंट व टेलेक्स का भी प्रचलन हुआ। ये टेलीप्रिंट चित्र में दर्शा रखी है दोस्तों, देखिएगा। वर्तमान में कंप्यूटर व इंटरनेट के बढ़ते प्रभाव के कारण इनकी जगह आधुनिक संचार साधनों ने ली है व इनका प्रयोग सीमित हो गया है। अब देखिए कि आइए इन प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। विश्व के विभिन्न स्थलों पर होने वाली घटनाओं की जानकारी का प्रसार होना ही सूचना का प्रसार है। सूचना का प्रसार, या इसे यूँ कहें कि सूचना के त्वरित वैश्वीकरण का सारा श्रेय विज्ञान, तकनीकी एवं उनसे उत्पन्न जनसंचार के माध्यमों को जाता है, जिसे सूचना प्रौद्योगिकी कहते हैं। यानी सूचना प्रौद्योगिकी क्या है? अभियांत्रिकी की वह शाखा जिसमें कंप्यूटर का उपयोग करते हुए सूचनाओं को दूर संचार माध्यमों द्वारा प्राप्त किया जाता है एवं भेजा जाता है, उसे सूचना प्रौद्योगिकी कहते हैं। तो ये आप अच्छे से अपने नोट्स में नोट कीजिएगा, क्या होती है सूचना प्रौद्योगिकी। क्या आप बता सकते हैं कि वर्तमान समय में सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत संचार के कौन कौन से साधनों का उपयोग किया जाता है? आइए इन साधनों की सूची बनाते हैं। ये दोस्तों टेबल है, ये आप वीडियो को पॉज करके एक बार देखिएगा और इसकी पूर्ति कीजिएगा। सूचना प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त उक्त संचार के साधनों का वर्तमान समय में अत्यधिक उपयोग हो रहा है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उक्त संचार के साधनों के बिना
वर्तमान समय में मानव जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। क्या आप जानते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत कौन कौन से सूचना संचार के साधन आते हैं? आइए जानने का प्रयास करते हैं। संचार के विभिन्न साधनों जैसे टेलीविज़न, फैक्स, टेलीफोन आदि के द्वारा संदेश विभिन्न संचार उपग्रहों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजे जाते हैं। सूचना के प्रमुख साधन में सबसे पहले पढ़ते हैं अपने रेडियो। संचार का एक बहुत ही शक्तिशाली एवं प्रभावशाली साधन रेडियो है। यह एक ऐसा साधन है जो अदृश्य विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजता है। यह मनोरंजन, खेलों का आंखों देखा हाल, समाचार, संगीत कार्यक्रम आदि को सुनने का बहुत बड़ा साधन है। पुलिस की गाड़ियाँ, दमकल गाड़ियाँ, वायु चालक, अंतरिक्ष यात्री, जलयान चालक रेडियो द्वारा भू केंद्रों के साथ संपर्क बनाए रखते हैं। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत 1927 में हुई। तो ये अच्छे से नोट कीजिएगा कि भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत कब हुई? 1927 में हुई। सन 1937 में इसे ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया और 1957 को यह आकाशवाणी नाम से प्रसिद्ध हुई। रेडियो तरंगे प्रकाश तरंगों की भांति होती है। इनमें केवल आवृत्ति का अंतर होता है। आवृत्ति का अर्थ है कोई वस्तु एक सेकंड में कितनी बार कंपित होती है। इसे हर्ट्ज में मापा जाता है। तो ये सारी चर्चाएं अपने पीछे के अध्यायों में कर चुकी हैं, जो आवृत्ति वगैरह है इनकी। रेडियो प्रसारण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली रेडियो तरंगों को 3 भागों में बांटा जाता है: मीडियम वेव, शॉर्ट वेव, अल्ट्रा शॉर्ट वेव्स। अब पढ़ते हैं अपने टेलीफोन। वस्तुतः टेलीफोन ग्रीक भाषा का शब्द है। टेली का अर्थ है दूर और फोन का अर्थ है ध्वनि, अर्थात ध्वनि को दूर स्थान पर तक भेजना। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने सर्वप्रथम इसका आविष्कार किया। तो याद रखना है कि किसने आविष्कार किया टेलीफोन का? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। ऐसे याद रख सकते हैं कि टेलीफोन पे बेल आती है यानी घंटी बजती है, तो ग्राहम बेल। हमारे देश में टेलीफोन का प्रवेश 1882 में कोलकाता, मुंबई एवं चेन्नई के टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना के साथ हुआ। समय के साथ साथ टेलीफोन की कार्यप्रणाली में और विकास हुआ। स्वतंत्रता के समय भारत में लगभग 82,000 टेलीफोन कनेक्शन थे, जो बढ़ते बढ़ते 2015 तक लगभग 970 मिलियन तक पहुंच चुके हैं। सन 1960 में इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज का प्रादुर्भाव हुआ। फलस्वरूप सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग यानी एसटीडी जिसको बोलते हैं दोस्तों, तो एसटीडी की फुल फॉर्म है, ये आप याद रखिएगा, मतलब नोट्स में अपने अच्छे से नोट कर लेना इसको। सेवा की शुरुआत पहली बार लखनऊ और कानपुर के बीच 1960 को प्रारंभ हुई। टेलीफोन यंत्र में मुंह के सामने रखे जाने वाले हिस्से को माउथपीस तथा कान पर लगाए जाने वाले हिस्से को ईयरपीस कहते हैं। माउथपीस एक प्रेसी यानी ट्रांसमीटर होता है और ईयरपीस है ये एक रिसीवर होता है, यानी रिसीवर का कार्य करता है। क्या आप बता सकते हैं कि वर्तमान युग में किस किस प्रकार के टेलीफोन का उपयोग किया जा रहा है? आइए जानने का प्रयास करते हैं। आधुनिक टेलीफोन में अनेक सुधार हो चुके हैं। नए प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक फ़ोन के साथ कई लोग एक ही फ़ोन पर एक साथ बात करते हैं। इस प्रकार के टेलीफोन द्वारा बिना घर या ऑफिस छोड़े ही कई लोगों की मीटिंग व्यवस्था की जा सकती है। इस प्रणाली को ऑडियो कॉन्फ्रेंस कहते हैं। तो ये आपने सुनी भी होगी और जानते भी होंगे। वर्तमान समय में नए विकसित टेलीफोन जो मुख्य रूप से प्रचलन में हैं वे निम्नलिखित है। सबसे पहला है फोटोफोन, दूसरा है कार्डलेस फ़ोन और तीसरा है सेल्यूलर फ़ोन। तो सैटेलाइट फ़ोन में देखें तो देखिए, सैटेलाइट फ़ोन वे फ़ोन हैं जो सामान्य मोबाइल फ़ोन यानी स्मार्टफोन के समान दिखाई देते हैं। ये फ़ोन पृथ्वी के भू स्थिर कक्षाओं में चक्कर लगा रहे भू उपग्रहों से संपर्कित किए जा सकते हैं। ऐसा सामान्य मोबाइल फ़ोन से हम नहीं कर सकते। सेट फ़ोन का उपयोग ऐसे दूर दराज इलाकों में भी किया जा
सकता है जहां कोई सामान्य नेटवर्क प्रदाता का कवरेज क्षेत्र न हो। इन फ़ोनों का उपयोग दूर दराज के क्षेत्र में किए जाने वाले विभिन्न अभियानों या प्राकृतिक त्रासदी के समय अन्य दूरसंचार के साधनों के फेल हो जाने पर भी किया जा सकता है। हम वर्तमान में जिन मोबाइल फ़ोन का उपयोग कर रहे हैं वे एक प्रकार के सेलुलर फ़ोन है जो मुख्यतः 4 तकनीक यानी GSM, CDMA और DMP3S और PDCS तकनीक पर कार्य कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं सैकड़ों वर्ष पहले इंसान संचार के किन साधनों का उपयोग करता था, उसे अपना संदेश भेजने में कितना समय लगता था और कितनी समस्याएं आती थी? आओ जानने का प्रयास करते हैं। अब पढ़ते हैं अपने फैक्स। ये आपने देखी भी होगी दोस्तों। फैक्स सूचना प्रौद्योगिकी की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसके द्वारा ग्राफ, चार्ट, हस्तलिखित या मुद्रित दस्तावेजों को टेलीफोन नेटवर्क द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक इस प्रकार भेजा जा सकता है जैसे प्राप्त करने वाले सिरे पर मूल प्रति की फोटो कॉपी मिल रही हो। फैक्स शब्द अंग्रेजी के फेसिमिली शब्द से निकला है। फेसिमिली शब्द लैटिन भाषा का शब्द है जिसमें फेस का अर्थ है बनाना तथा सिमिली का अर्थ है उसी के समान। फैक्स प्रणाली का आविष्कार 1843 में स्कॉटलैंड के अलेक्जेंडर बेल द्वारा किया गया। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है कब इसका आविष्कार हुआ और किसने किया। फैक्स प्रणाली के प्रचलन उपयोग में दिनों दिन तेज़ी से वृद्धि की जा रही है। फैक्स उपयोग के क्षेत्र में निम्नलिखित कुछ सेवाएं सम्मिलित हैं। पहली देखिए, विज्ञान क्षेत्र, एजेंसी एवं उपभोक्ता के बीच ग्राफिक्स का आदान प्रदान, शेयर मार्केट और वैज्ञानिक सेवाएं। इसके साथ साथ प्रशासनिक सेवाओं के संदेशों को निर्देशों का परीक्षण और प्रशासनिक अभियांत्रिकी, आंकड़ा। और नेक्स्ट है ऊर्जा उद्योग में अनेक प्रकार की दस्तावेजों का परीक्षण। अगला बिंदु है टेलीविज़न। टेलीविज़न संचार का एक ऐसा साधन है जिसमें चलते फिरते चित्र और ध्वनि दोनों ही हम तक पहुंचते हैं। इसकी सहायता से विश्व भर की जानकारी, घटनाओं का आंखों देखा हाल हम तक पहुंचता है। 26 जनवरी 1926 को जॉन लागी बेयर्ड ने विश्व का सफल टेलीविज़न प्रेषण ब्रिटेन में करके दिखाया। हमारे देश में 15 सितंबर 1959 को दिल्ली में टेलीविज़न सेवा आरंभ हुई। तो ये भी आपको अच्छे से नोट करना है। और मुख्य रूप से टेलीविज़न 2 प्रकार के होते हैं, श्याम श्वेत व रंगीन, यानी एक तो ब्लैक एंड वाइट जिसको बोलते हैं अपने, और एक कलर्ड। कार्यक्रम के प्रसारण केंद्र से ध्वनि व चित्र दोनों को विद्युत चुंबकीय तरंगों में बदलकर प्रसारित किया जाता है। ये तरंगें टेलीविज़न प्रसारण एंटीना के चारों ओर फैल जाती है और चलती हुई हमारे टेलीविज़न के एंटीना से टकराती है। टेलीविज़न एंटीना से ये तरंगें हमारे घर में लगे टेलीविज़न द्वारा फिर से ध्वनि एवं चित्रों में बदल जाती है। टेलीविज़न सेट में एक ट्यूनर परिपथ, एम्पलीफायर, डिटेक्टर परिपथ, पावर सप्लाई, पिक्चर ट्यूब व लाउड स्पीकर आदि अवयव होते हैं। पिक्चर ट्यूब को सामान्य भाषा में पर्दा कहा जाता है। पर्दे पर प्रकाश संवेदी पदार्थ के लगभग 2 लाख बिंदु होते हैं। रंगीन टेलीविज़न कैमरे के 3 इलेक्ट्रॉन ट्यूब होती है। दोबारा देखिए इसको। रंगीन टेलीविज़न कैमरे में 3 इलेक्ट्रॉन ट्यूब होती है जिनके अंदर ऐसे दर्पण लगे होते हैं जो कैमरे में आने वाले प्रकाश को 3 भागों में विभक्त करते हैं। टीवी को मैनुअल तरीके से नियंत्रित करने के साथ साथ रिमोट कंट्रोल द्वारा भी नियंत्रित किया जा सकता है। रिमोट कंट्रोल एक छोटा सा आयताकार डिब्बा होता है जिसमें लगे बटनों को दबाने से अदृश्य तरंगें उत्पन्न होती है जो टेलीविज़न द्वारा प्राप्त कर ली जाती है। वर्तमान युग में अत्याधुनिक टेलीविज़न प्रचलन में आ गए हैं, जैसे फ्लैट टीवी, एलसीडी टीवी, यानी एलसीडी क्या हो जाएगा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और एलईडी टीवी यानी लाइट इमिटिंग डायोड। इसके साथ साथ क्वर्ड टीवी और आदि आ जाएंगे इसमें। प्रसारण की विकसित तकनीकों में केबल टीवी एवं डीटीएच यानी डायरेक्ट टू होम सेवा बहुत प्रचलित है। डीटीएच टीवी प्रसारण में उच्च तकनीक द्वारा
अनेक मल्टी चैनलों के टीवी कार्यक्रम एक छोटे से डिश एंटीना की सहायता से बिना किसी केबल ऑपरेटर के उपग्रह यानी सैटेलाइट के माध्यम से सीधे घर के अंदर टीवी पर देखे जा सकते हैं। इसमें 50 से 75 सेंटीमीटर व्यास के डिश एंटीना का उपयोग किया जाता है। तो ये डीटीएच आपने घरों के ऊपर लगी होती है ना, वही है दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल, देखिए इसमें कि जिस प्रकार हम डाक द्वारा अपने पत्र को एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजते हैं, उसी प्रकार अब पत्र कंप्यूटर द्वारा भी भेजे जाने लगे हैं। इस प्रणाली को इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल नाम दिया गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या होता है दोस्तों, ईमेल का पूरा नाम होता है, ये आपको याद रखना है। जिस पत्र को भेजना है उसकी सामग्री वर्ड प्रोसेसर द्वारा उसमें तैयार की जाती है। इसके बाद जिस पते पर यह भेजना है वहाँ तक टेलीफोन नेटवर्क द्वारा भेजा जाता है। पत्र की समस्त सामग्री प्राप्त करने वाले व्यक्ति के टीवी, मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाती है। प्राप्त करने वाला व्यक्ति उसकी प्रिंट भी निकाल सकता है। इलेक्ट्रॉनिक मेल प्रणाली बहुत ही तीव्र है। इससे समय और कागज दोनों की बचत होती है तथा यह सस्ती भी है। हमारे देश में दूरसंचार विभाग के दिल्ली स्थित सी.डॉट भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के 5 केंद्रों और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर आदि स्थानों पर इस प्रणाली पर उल्लेखनीय अनुसंधान व विकास कार्य निरंतर होता रहा है। अब नेक्स्ट बिंदु अपना कृत्रिम उपग्रह और संचार। आपने पिछले अध्याय में दूर दराज क्षेत्रों में होने वाली घटनाओं को हम टेलीविज़न के माध्यम से कैसे देख या सुन पाते हैं, इसका विस्तार से अध्ययन किया है। कृत्रिम उपग्रहों के माध्यम से फैक्स किया गया पत्र भेजे गए दूरस्थ स्थान पर प्राप्त हो जाता है। टेलीफोन द्वारा दूरस्थ क्षेत्र में स्थित किसी व्यक्ति से बात की जाती है तथा हमारी आवाज़ या संदेश दूरस्थ क्षेत्रों में भेजे जाते हैं। नेक्स्ट बिंदु अपना कंप्यूटर। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो 1 सेकंड में हजारों शब्द एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रेषित कर सकती है। ये अपने दोस्तों जो पहले इसी से पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी कंप्यूटर वाली, उसमें विस्तार से पढ़ा है अपने। देखिए, मुँह से बोलकर इतनी तीव्रता से संदेश भेजना असंभव है। किसी भी संदेश को प्रणाली की कंप्यूटर की भाषा में बदलकर सूक्ष्म स्पंदों के रूप में प्रसारित किया जा सकता है। इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क यानी ISDN दूर संचार के क्षेत्र में एक अति आधुनिक तकनीक है जो कंप्यूटर के साथ ही संभव हो पाई है। इस तकनीक के द्वारा एक ही तार पर आवाज़, लिखित सामग्री, आंकड़ों और चित्रों को प्रेषित किया जा सकता है। ISDN ने इन चारों में से किन्हीं 2 को एक साथ प्रसारित किया जा सकता है। अब पढ़ते हैं अपने इंटरनेट। इंटरनेट में देखिए कि वस्तुतः इंटरनेट विश्व के विभिन्न स्थानों पर स्थापित कंप्यूटरों के नेटवर्क को टेलीफोन लाइन की सहायता से जोड़कर बनाया गया एक अंतर्राष्ट्रीय सूचना मार्ग है, जिस पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर सूचनाएं पलक झपकते पहुंच जाती है। इंटरनेट शब्द अंग्रेजी के 2 शब्दों इंटरनेशनल और नेटवर्क को संयुक्त करके बनाया गया है, जिसका अर्थ है विश्वव्यापी तंत्र यानी विश्वव्यापी जाल। यह एक बेतार का तंत्र है। अब इंटरनेट पर आधारित कुछ प्रमुख सुविधाएं हैं। सबसे पहले ई कॉमर्स। ई कॉमर्स ने समूचे विश्व को मंडी में बदल लिया है, जहां आप छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ों को खरीद फरोख्त कर सकते हैं। मात्र ई कॉमर्स की किसी वेबसाइट को खोलकर और उसे अपना ऑर्डर देकर आप अपनी पसंदीदा चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। ये दोस्तों चित्र में दर्शा रखी है, सूचना प्रौद्योगिकी से व्यापार कैसे होता है वो दर्शा रखा है, इसको भी देखिएगा। इंटरनेट पर खरीदारी करने के लिए क्रेडिट कार्ड सबसे सुलभ माध्यम है। वस्तुतः वस्तुओं या सेवाओं का इंटरनेट पर खरीदना, बेचना या विज्ञापन द्वारा उत्पादों की सूचनाएं ग्राहकों तक पहुंचाना ही ई कॉमर्स है। कंप्यूटर नेटवर्क इंटरनेट वर्ल्ड वाइड वेब के से लेकर EDI यानी इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचार्जेज, ईमेल, EFT यानी इलेक्ट्रॉनिक फाइल ट्रांसफ़र आदि उपयोगी तकनीकों को समाविष्ट कर
व्यापारिक क्रियाकलापों को संपादित करने में ई कॉमर्स एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। अब पढ़ते हैं अपने टेलीमेडिसिन। ये चित्र में दर्शा रखी है टेलीमेडिसिन, और ये होती क्या, देखिए टेलीमेडिसिन मूलतः स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की वह प्रणाली है जिसमें डॉक्टर दूर स्थित रोगियों की दूरसंचार व सूचना प्रौद्योगिकी की मदद से जांच करता है तथा इलाज करता है। इस प्रणाली में मरीज तथा डॉक्टर एक दूसरे को देख सकते हैं तथा बातचीत कर सकते हैं। इसके अलावा ईसीजी, एक्सरे, केट स्कैन, एमआरआई आदि की तस्वीरें कंप्यूटर वीडियो फाइल खोलकर जांच सकते हैं। ब्रॉडबैंड देखिए, ये बीएसएनएल का ब्रॉडबैंड दर्शा रखा है चित्र में, देखिए इसको, कि सूचनाओं के संचरण की आधुनिक तकनीक जिसमें मात्र एक केबल या तार के माध्यम से कई चैनलों को एक साथ प्रसारित किया जा सकता है, ब्रॉडबैंड कहा जाता है। और नेक्स्ट है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया तकनीक कई स्वरूपों में पाई जाती है, जैसे ब्लॉग दिखाना, बिजनेस नेटवर्क, इंटरप्राइज सोशल नेटवर्क, फोरम, माइक्रो ब्लॉग, फोटो शेयरिंग, उत्पाद सर्विस रिव्यू, सोशल बुक मार्किंग, सोशल गेमिंग, सोशल नेटवर्क, वीडियो शेयरिंग और वर्चुअल वर्ल्ड आदि। फेसबुक, ट्विटर, ब्लॉगर, प्रिंटरेस्ट और ट्रम्बलर्स आदि कुछ मुख्यतः प्रचलित सोशल मीडिया साइट है। सोशल मीडिया द्वारा व्यक्ति एक दूसरे से जुड़कर विचार एवं सामग्री साझा करते हैं। व्हाट्सएप, हाइक आदि मोबाइल सोशल मीडिया एप्लीकेशन है। नेक्स्ट है ई मित्र। ई मित्र सेवा राजस्थान सरकार की एक महत्वाकांक्षी ई गवर्नेंस सुविधा है जो राज्य के सभी 33 जिलों में पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर नागरिकों की सुविधा हेतु पारदर्शिता के साथ उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके अंतर्गत विभिन्न सरकारी एवं प्राइवेट सेवाओं संबंधित कार्यों का संचालन एक ही छत के नीचे ई प्लेटफॉर्म के जरिए किया जाता है। ये सेवाएं CSC यानी कॉमन सर्विस सेंटर कियोस्क के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों एवं ई मित्र कियोस्क के रूप में शहरी क्षेत्रों में ऑनलाइन भी उपलब्ध है। यह प्रोजेक्ट वर्ष 2005 से निरंतर चल रहा है। इस सेवा के माध्यम से नागरिक अपने घरों के नज़दीक किसी ई मित्र कियोस्क पर जाकर बिजली, पानी, टेलीफोन बिल, बोनाफाइड प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना अंतर्गत लोन प्राप्ति और लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस, राजस्थान रोडवेज की बस पास प्राप्त करना आदि कार्य सहजता एवं सुगमता से कर सकता है। सूचना प्रौद्योगिकी एवं सहज समाज। सूचना प्रौद्योगिकी व इंटरनेट की असीम क्षमताओं ने भ्रष्टाचार मुक्त समाज की परिकल्पना को साकार करने हेतु आशा की एक नई किरण पैदा की है। समाज में भ्रष्टाचार को दूर करने में सूचना प्रौद्योगिकी का निम्नलिखित प्रकार से उपयोग किया जा सकता है। जन वितरण प्रणाली यानी PDS के कंप्यूटरीकरण व आपूर्ति संबंधित जानकारी को वेब के माध्यम से सार्वजनिक बनाना। जन संबंधी प्रमुख कार्यालयों का कम्युनिटीकरण व नेटवर्किंग करके सेवाओं में समुचित सुधार करना। इसके साथ साथ भ्रष्टाचार के दूसरे प्रमुख कारण कार्य पद्धति में पारदर्शिता की कमी को ठीक करने हेतु सरकार ने सूचनाओं की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार जन सामान्य को देने की बात कही है। इसके क्रियान्वयन हेतु कम्प्यूटरीकृत सूचना प्रणालियों, इंटरनेट व एक्स्ट्रानेट की सहायता से सूचनाओं का आदान प्रदान तीव्र गति से किया जा सकता है। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति पर काबू पाने व सूचना प्रौद्योगिकी का समुचित प्रयोग करके स्वच्छ व पारदर्शी शासन देने हेतु इलेक्ट्रॉनिक शासन की बात हमारे देश की सरकार कर रही है। बैंकिंग प्रणाली में सूचना प्रौद्योगिकी के समावेशन ने अभूतपूर्व परिवर्तन कर न केवल ग्राहक सेवा में सुधार किया है अपितु वित्तीय घोटालों व भ्रष्टाचार पर भी प्रभावी ढंग से अंकुश लगाया है।
आम जनता से संबंधित कार्यालयों जैसे आयकर, केंद्रीय उत्पाद व सीमा शुल्क, जल विद्युत, शहरी निकाय, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन आदि को पेपरलेस कार्यालयों में बदलकर इस प्रौद्योगिकी की सहायता से स्वच्छ, पारदर्शी एवं अल्पव्यापी बनाया जा सकता है, अल्पव्ययी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है अपना साइबर सुरक्षा क्या और क्यों हो। देखिए, साइबर सुरक्षा को सूचना तकनीकी की सुरक्षा भी कहा जाता है। यह विविध कंप्यूटर नेटवर्क महत्वपूर्ण व गोपनीय प्रोग्राम को डाटा के अनधिकृत पहुंच को रोकता है और सरकार, सेना, कॉरपोरेट जगत, वित्तीय संस्थान, हॉस्पिटल और अन्य महत्वपूर्ण संस्था कई गोपनीय सूचनाओं का संग्रहण एवं प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग कर उन्हें अन्यतर कंप्यूटरों में भेजते हैं। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि जन सुरक्षा एवं राष्ट्र की सुरक्षा के लिए इतने महत्वपूर्ण व गोपनीय आंकड़ों की सुरक्षा की जाए। इसलिए साइबर युग में साइबर सुरक्षा की अति आवश्यकता है और विभिन्न सॉफ्टवेयर एवं तकनीकी के माध्यम से इन सभी गतिविधियों की सुरक्षा की जाती है। ये अपने पाठ का सार है दोस्तों। इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है, इस वीडियो को रोक के आप ज़रूर देखिएगा। अब इसके जो अभ्यास क्वेश्चन है वो अपने करते हैं। आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं वो कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, आपको कितने क्वेश्चन आते हैं। पहला देखिए, भारत में रेडियो प्रसारण किस सन से प्रारंभ हुआ। तो मैंने बोला भी था कि आपको अच्छे से इसको नोट करना है। कब हुआ था? सन 1927 में हुआ था। नेक्स्ट है, हमारे देश में सर्वप्रथम टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना कहाँ हुई। तो कहाँ हुई थी दोस्तों? मुंबई में हुई थी। तो इसका राइट आंसर ब हो जाएगा, मुंबई। टेलीफोन यंत्र में मुंह के सामने रखे जाने वाला हिस्सा जो आवाज़ का संग्रहण कर विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से सूचना का संचारण करता है कहलाता है। तो जो मुंह के सामने रखा जाता है, नाम से समझ सकते हैं आप, माउथ पीस। नेक्स्ट है, सूचना तकनीकी पर आधारित वह मशीन जो ग्राफ, चार्ट आदि को टेलीफोन नेटवर्क द्वारा दूसरे स्थान तक भेजती है कहलाती है। तो क्या कहलाती है दोस्तों? वो फैक्स कहलाती है। खालिस्तान मूलतः स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की वह प्रणाली है जिसमें डॉक्टर दूर स्थित रोगियों की दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी की मदद से जांच एवं इलाज करता है। तो वो क्या होती है दोस्तों? वो टेलीमेडिसिन होती है। ऐसे याद रख सकते हैं, मेडिसिन यानी दवाइयों से संबंधित और टेली जिस तरीके से फ़ोन वर्क करता है ना। टेलीफोन ग्रीक भाषा का शब्द है जिसमें टेली का अर्थ दूर तथा फ़ोन का अर्थ खालिस्तान होता है। तो फ़ोन का अर्थ क्या होता है दोस्तों? इसमें ध्वनि होता है। और नेक्स्ट है, खालिस्तान टीवी प्रसारण उच्च तकनीकों द्वारा अनेक मल्टी चैनलों के टीवी कार्यक्रम व छोटे से डिश एंटीना की सहायता से बिना किसी केबल ऑपरेटर के उपग्रह के माध्यम से सीधे घर के अंदर स्थित टीवी तक पर देख सकते हैं। तो डीटीएच के द्वारा होता है दोस्तों ऐसा प्रसारण। तो इसका राइट आंसर डीटीएच हो जाएगा। तो इस तरीके से अपना ये अध्याय कंप्लीट होता है और आशा करता हूँ कि आपके अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपके अच्छे से समझ में आया तो इसको पॉजिटिव कमेंट के साथ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर हमारी कुछ कमियाँ नज़र आई है तो प्लीज़ वो कमियाँ हैं वो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा, ताकि जो आगामी वीडियो हैं वो उनमें हम उनको सुधार सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो बेल आइकॉन यानी घंटी का निशान है उसको प्रेस कर देना, ताकि ऐसी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।